हेलो नमस्कार साथियों, दृष्टि पीसीएस एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ है टारगेट एमपीपीसीएस लेकर के। आप सभी को पता है कि एमपीपीसीएस की जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो बहुत ही जल्द आयोजित होने वाली है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस परीक्षा में जो सवाल समसामयिकी से जोड़ करके पूछे जाते हैं उनका रिवीजन बहुत जल्द कर लिया जाए। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इसमें हम जनवरी और फरवरी माह में घटने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो मैं हूं सलमान और आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वह कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो टारगेट एमपीपीसीएस या एमपीपीएससी की बात हम करें तो 2023 ये जनवरी और फरवरी माह की बात हम करेंगे आज की वीडियो में। तो यानी कि जनवरी और फरवरी माह में जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसके आगे की जो वीडियो होंगे उसको अन्य महीनों में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने अनाम द्वीपों का नामकरण किया गया। यानी कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें कैसे कितने ऐसे अनाम द्वीप हैं जिनका की नामकरण किया गया है। तो उनकी संख्या है 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है और इन द्वीपों का जो नामकरण किया गया है वह उन योद्धाओं के नाम पर किया गया है जिन्होंने परमवीर चक्र जीता है। यानी कि जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर इन 21 अनाम द्वीपों का नामकरण किया गया है। और इसकी घोषणा कब की गई है? पराक्रम दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है। अब पराक्रम दिवस कब होता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन है 23 जनवरी, इसी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 23 जनवरी को ही 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में अगर हम देखें तो वर्ष 2018 में जो रॉस द्वीप था इसका नामकरण जो है यानी कि इसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया था। अब यहां पर देखिए ये चक्र आप सभी को दिख रहे हैं, ये परमवीर चक्र के चित्र हैं। आगे देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 148वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 15 जनवरी 2023 को। अब इस विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1875 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर या जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। अब इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? तो मुख्य रूप से अगर इसके कार्यों की हम बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग का कार्य करना, यानी कि मौसम पूर्वानुमान और मौसम से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है उनकी सूचनाओं का प्रसारण करना इसका मुख्य कार्य है। और मौसम से संबंधित इसकी 5 वेधशालाएं हैं जहां पर मौसम से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो घटनाक्रम होती है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाता है, यानी कि शोध का काम किया जाता है। अब इसकी जो है बात करें तो इन वेधशालाओं को जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन से भी मान्यता प्राप्त है। अब ये 5 वेधशालाएं कहां कहां पर है? तो इनमें देखिए तो चेन्नई, मुंबई, पुणे, तिरुवनंतपुरम और पणजी। तो ये 5 स्थान है जहां पर ये 5 वेधशालाएं हैं और इन वेधशालाओं को विश्व मौसम विज्ञान संगठन से मान्यता प्राप्त है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहां पर ये ध्यान रखिए कि सामाजिक प्रगति सूचकांक, तो सबसे पहले बात करें तो इसको किसने जारी किया है? इसकी अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है उसके जो चेयरमैन है विवेक देव राय, इन्होंने इस सूचकांक को जारी किया है। इसके अनुसार अगर बात करें तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा जो है ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। वहीं सबसे निचले पायदान पर अगर बात करें तो झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य क्या है? सबसे निचले पायदान पर है। अब बात करें देश में वह कौन कौन से जिले हैं जिन्होंने इस सूचकांक में सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, यानी कि अव्वल स्थान पर रहे हैं, दूसरे स्थान पर रहे हैं। उनकी अगर बात करें तो देश के सभी जिलों में आइजॉल जो कि मिजोरम का जिला है, सोलन एवं शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश का है, इन्होंने सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में अपने नाम को दर्ज किया है। अब इसकी बात करें, ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है इसको किसने तैयार किया है? तो सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव के द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया गया है और यह एक प्रतिस्पर्धा और गैर लाभकारी संगठन है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको किसने जारी किया है, किसने बनाया है और इसमें कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला है, निचले पायदान पर कौन है और वह कौन कौन से जिले हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बेहतर
प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर ये तथ्यात्मक बातें आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, तो इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। अगला है T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज है। यानी कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट प्रतियोगिता में अगर हम बात करें तो बाबा भारत की कौन सी महिला है जिन्होंने 100 विकेट लेने का कीर्तिमान बनाया है, तो वह महिला है दीप्ति शर्मा, और इन्होंने आईसीसी महिला विश्व कप 2023 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध विकेट लेकर के यह उपलब्धि हासिल की है। तो वेस्टइंडीज का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क जिसका नाम दिया गया है अनुभूति समावेशी पार्क, इसकी आधारशिला रखी गई है कहां पर? नागपुर में। नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में। अब यहां पर यह देखिए कि यह विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क है। इसको जो नाम दिया गया है अनुभूति समावेशी पार्क। अब अनुभूति से क्या मतलब है कि जो भी ऐसे दिव्यांग है यहां पर जिन चीजों का निर्माण किया जाएगा तो उन्हें छू करके, स्पर्श करके या अपने इंद्रियों के द्वारा उसकी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम अनुभूति समावेशी पार्क रखा गया है। अब इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या विजन है? तो समावेशी समाज के निर्माण के विजन को ध्यान में रखते हुए इस पार्क को विकसित किया जाएगा और यह विश्व का पहला समावेशी विकलांग पार्क है। इसके अंतर्गत बात करें तो जो टोटल 21 कैटेगरी है विकलांगों की या दिव्यांगों की हम बात करें, जो दिव्यांग हैं उनके लिए यहाँ पर जो भी अनुकूलित सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अंतर्गत टच एंड स्मेल गार्डन, यानी कि छू करके और सूंघ करके स्मेल गार्डन, हाइड्रोथेरेपी यूनिट, जल चिकित्सा, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्वतंत्र कक्ष का निर्माण भी किया जाएगा। तो इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दिव्यांगों को मुहैया कराई जाएंगी। अगला है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? कोलकाता में। सी फूड का मतलब है समुद्री फूड। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो झींगा मछली आती है, बहुत सारे शैवाल हैं जिन्हें हम सैलिड के रूप में, सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था। इसके अंतर्गत देखें तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। और इसमें अगर बात करें तो मछली उत्पादन में जो भारत है वह विश्व में चौथा स्थान रखता है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि वह 3 और कौन से देश है जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इसको जरूर आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि भारत का जो है चौथा स्थान है। और यह जो पूरा का पूरा सी फूड का आयोजन किया गया था यह G20 देशों पर विशेष रूप से फोकस किया गया था। आपको पता ही है कि G20 की अध्यक्षता अभी हाल ही में भारत के द्वारा की गई है, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन या दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। तो उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें थी उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा और आगे आने वाले एपिसोड में हम उसका जिक्र भी करेंगे। तो यह जो पूरा का पूरा सी फूड का आयोजन किया गया था G20 देशों पर विशेष रूप से फोकस किया गया था, जिससे कि निर्यात की संभावनाएं बनाई जा सके। ज्यादा से ज्यादा जो सी फूड भारत में उत्पादित होते हैं उनका हम एक्सपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। अगला देखते हैं, जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर देखिए जल जन अभियान, जल जीवन अभियान नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया। तो कहां पर? राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में। अब इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य रूप से वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जल संरक्षण करना के साथ पेड़ लगाना और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। तो यहाँ पर देखिए पेड़ लगाने से क्या होगा? पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं या पर्यावरण डिग्रेडेशन की जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको कुछ हद तक बचाया जा सकेगा। साथ ही साथ लोगों को जब हम जागरूक करेंगे जल बचाने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो हमारे वातावरण में भी अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी या पॉजिटिव रूप से बदलाव देखने को मिलेगा। और इसका जो आयोजन किया गया था यह ब्रह्म कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ब्रह्म कुमारी अगर हम संस्था की बात करें तो ये महिलाओं से संबंधित एक संस्था है जो विश्व में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है। आध्यात्मिक संस्था की बात करें तो यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं आकर के आध्यात्म सीखती हैं और अध्यात्म से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं वो यहाँ पर करती है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है महिलाओं को लेकर के। कौन? ब्रह्म कुमारी संस्था। ये कहां पर है? राजस्थान के सिरोही जिले में। तो जल जन अभियान की बात करें तो लक्ष्य के तहत देश भर में जलाशयों के संरक्षण के लिए 10,000 जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे और 5,000 जलाशयों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। अगला देखते हैं,
लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? अगर भारत के हम बॉर्डर या सीमावर्ती क्षेत्रों को देखते हैं, तो वहां पर भारत चाइना, भारत पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, या ऐसे क्षेत्रों की हम बात करें जो काफी डिस्प्यूटेड है या विवाद में कह सकते हैं, जहां पर हमारा अन्य देशों के साथ विवाद है, तो वहां पर आए दिन देखें कि जो आतंकवादी घुसपैठ है या इलीगल माइग्रेंट्स की समस्याएं हैं, तो वहां पर जो लोगों के बीच संघर्ष और झड़प जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिलती है जिसमें जनधन की हानि होती है, तो वहां पर पलायन देखा जा रहा है कि वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं, भारतीय नागरिक रह रहे हैं, वह उन क्षेत्रों को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में जाकर के बस रहे हैं। तो इन पलायन को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नाम दिया गया है। इसकी अवधि अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इस योजना की अवधि है। इसके अंतर्गत पहले चरण में 663 गांवों को कार्यक्रम में शामिल किया गया। इस योजना के तहत देश की जो उत्तरी सीमा है के साथ लगे 19 जिलों, 46 सीमावर्ती ब्लॉकों, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आवश्यक जो बुनियादी ढांचे हैं या जो कह ले कि जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके विकास और वहां पर आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन भी सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, गांवों से पलायन इससे क्या होगा कि रुकेगा, जब वहां पर हम उनके आजीविका के अवसर उपलब्ध करा देंगे। जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उनको डेवलप कर दिया जाएगा, यानी कि रोड डेवलप कर दिया जाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज में सुधार कर दिया जाएगा, एजुकेशन में सुधार कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पलायन हो रहा है उसमें कमी आएगी, पलायन रुकेगा और सीमा की सुरक्षा में भी सुधार देखने को मिलेगा। उद्देश्य की बात करें, खासकर यहाँ पर चाइना को टारगेट करके, चाइना को फोकस करके इस योजना को शुरू किया गया है। चाइना के साथ जो भारत की सीमा से सटे गांव में बुनियादी ढांचे हैं उनमें सुधार करना है। कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार तथा आवासीय एवं पर्यटन केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। तो ये 3 राज्य जो है मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। और किस देश के साथ को फोकस में रखा गया है? चाइना को इसमें मेन फोकस में रखा गया है। अगला देखते हैं, अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप विकसित किया है? तो उस ऐप का नाम है खनन प्रहरी। यहाँ नाम में ही देखिए, खनन प्रहरी, प्रहरी मतलब गार्ड, सुरक्षा करने वाला, यानी खनन को रोकने वाला। तो अनाधिकृत कोयला खनन यानी कि जो अनऑथराइज्ड कोल माइनिंग होती है उसको रोकने के लिए, उससे संबंधित जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन्हें रोकने के लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए इस ऐप को भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। और यह ऐप जो है कोयला मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। अब इसके अलावा एक और भी ऐप लॉन्च किया गया है, वो एक वेब ऐप है, कोयला खादान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली, जिसे CMSMS नाम दिया जा रहा है। यह अवैध खनन पर अंकुश लगाने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भारत सरकार की ई-गवर्नेंस पहल के रूप में पारदर्शी कार्यवाही के लिए विकसित किया गया है। किस लिए? ई-गवर्नेंस पहल के रूप में पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी रहे, जो भी एक्शंस लिए जाएं वहां पर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए इस ऐप को भी लॉन्च किया गया। यह एक वेब ऐप है। अगला देखते हैं, देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई? ये किसी राज्य विशेष की नहीं बल्कि पूरे देश की बात है। पूरे देश में पहली बार मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह कहां पर किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में इसकी शुरुआत की गई। वो कौन कौन से जिले हैं? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर। तो ये 5 जिले आप लोग ध्यान में रखिएगा। हो सकता है सवाल सीधे सीधे से पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस जिले में देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन नहीं किया गया? अब चूंकि यहाँ पर 5 है तो 3 इनमें से दे देगा, एक कोई अन्य जिले का नाम दे देगा जहां पर इस तरह की लोक अदालत का आयोजन नहीं किया गया होगा, तो वही आपका सही उत्तर होगा। इसलिए ये 5 जिले आपके ध्यान में होने चाहिए। न्याय तुहर द्वार योजना के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई। अब इस अभियान यानी कि मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन जो किया गया, यह न्याय तुहर द्वार के योजना के तहत किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर किया गया। तो राष्ट्रीय जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके निर्देश पर इस तरह के मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ में कहां पर किया गया? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर में। चलिए आगे चलते हैं। भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान की शुरुआत की गई।
किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इस यात्रा का जो उद्देश्य है देश में यात्रा को प्रोत्साहित करना या कह लें कि टूरिज्म को प्रोत्साहित करना। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाली विदेशी प्रतिनिधियों को अतुल्य भारत दिखाने से संबंधित पर्यटन मंत्रालय की यह एक पहल है। तो मुख्य रूप से G20 का जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वहां पर जो भी मेहमान लोग आए थे, जो भी अन्य विदेशी आए हुए थे, उनको भारत से संबंधित जो अतुल्य भारत का एक हमारा संकल्प है, तो उन विदेशी प्रतिनिधियों को अतुल्य भारत दिखाने से संबंधित ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत और पकवान की विविधता का प्रदर्शन किया गया। अगला है, भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई? तो वो पहल है मीरा। इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, इसे संक्षिप्त में मीरा नाम दिया गया है। यहाँ पर मोटे अनाजों की अगर बात करें तो इसमें बाजरा, रागी, ज्वार इत्यादि शामिल है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली अगर देखें तो मिलेट इंटरनेशनल, तो मोटे मोटे तौर पर मिलेट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसका उद्देश्य क्या है? विश्व के जो मोटा अनाज अनुसंधान संगठन है उनको आपस में जोड़ना है, जिससे कि जो भी इनका खपत और उत्पादन है उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके, सहयोग किया जा सके। जो भी संबंधित रिसर्च और डेवलपमेंट चीजें हैं उससे संबंधित जो विभिन्न जानकारियां हैं उनको आपस में साझा करके इसके खपत और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। तो वर्ष 2023 को अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को किस रूप में घोषित किया गया है? 4 विकल्प दे देगा तो आपका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश है। तो भारत जो है विश्व में पहले पायदान पर है दुग्ध उत्पादन में, दूध उत्पादन में। इस वर्ष 21-22 की अगर हम बात करें, आंकड़ों की बात करते हैं, दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा था? भारत था। और ये विश्व के समस्त विश्व में जो दुग्ध उत्पादन हो रहा है उसमें अकेले भारत का 24% है। यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें कि पूरे विश्व अगर मिल करके 100 लीटर दूध का उत्पादन करता है तो इसमें से 24 लीटर दूध जो है अकेले भारत के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। तो भारत अगर हम 21-22 के आंकड़ों की बात करें तो उसके अनुसार विश्व में पहले स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में। अब यहाँ पर देखिए वर्ष 2021-22 में भारत का दुग्ध उत्पादन या दूध उत्पादन जो है बढ़कर 22 करोड़ टन हो गया था। 22 करोड़ टन लीटर होगा। चलिए अगला देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया था। इसके अंतर्गत भारतीय रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर एक स्थान है येलहंका वायुसेना स्टेशन, यहीं पर इसके 14वां संस्करण का आयोजन किया गया था। और इसकी जो थीम थी वो थी द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये थीम या विषय आप लोग ध्यान रखिएगा। सवाल विषय या थीम के ऊपर भी पूछे जाते हैं। विगत वर्षों के अगर आप प्रश्न पत्र उठा करके देखेंगे तो ऐसे बहुत से सवाल आए हैं। इसमें पूछा गया है कि इस फला अभ्यास या फला आयोजन या फला शिखर की थीम क्या थी, विषय क्या था। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो हवाई प्लेटफॉर्मों स्वदेशी उत्पादन, निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना, यानी कि फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इसका आयोजन कहां पे किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। समुद्र तट के किनारे लवणी भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? मिष्टी पहल। तो मिष्टी पहल किससे संबंधित है? मैंग्रोव पेड़ों के वृक्षारोपण से। और ये जो प्लांट होते हैं या मैंग्रोव प्लांट्स की हम बात करें तो ये मुख्य रूप से लवणी भूमि पर यानी कि ऐसी मृदा पर उगते हैं जहां पर सैलिनिटी या लवणीयता ज्यादा होती है, और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हेलोफाइट। इनको हम हेलोफाइट कहते हैं। तो हेलोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो इस प्रकार की मृदा में या इस प्रकार की भूमि में सहजता से उगते हैं जहां पर लवणीयता ज्यादा होती है। तो मिष्टी पहल की हम बात करें, मिष्टी के पूरा नाम की बात करें तो मैंग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, तो इसी को मिष्टी कहा जा रहा है संक्षिप्त में। तो इस पहल की शुरुआत की गई है कि समुद्र तट के किनारे पर मैंग्रोव पौधों का वृक्षारोपण किया जा सके। क्यों किया जा सके, इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो अगर देखें तो जो स्थलीय वन है उनकी तुलना में प्रति हेक्टेयर 10 गुना
अधिक कार्बन स्टोर कर सकते हैं मैंग्रोव वृक्ष। यानी कि जो हमारे वातावरण में कार्बन घुली हुई है, ये भूमि पर उगने वाले पौधों की तुलना में प्रति हेक्टेयर 10 गुना अधिक कार्बन को अवशोषित करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पर्यावरण का क्षरण हो रहा है या पर्यावरण में जो कार्बन मौजूद है, जो मनुष्य के लिए या अन्य जीव जंतुओं के लिए, जीव जंतुओं की क्या बात करें, जीवों के लिए अगर हम बात करें, एनिमल्स के लिए बात करें, हानिकारक हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका अवशोषण होगा। तो भारत की अगर हम बात करें तो जो कार्बन बचाने की बात की, मतलब कार्बन एमिशन की बात करें, उसको कम करने की बात की जा रही, तो उसमें भी भारत जो है अग्रणी देशों में आ जाएगा या इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये अब इसके अलावा क्या करते हैं, ये क्या महत्वपूर्ण बात है, तो जो कोई तूफान आता है, कोई झंझावात आता है, तो उसके विरुद्ध भी ये एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करके तटीय समुदायों की रक्षा करते हैं। जो तटीय स्तर पर जो भी समुदाय या कम्युनिटीज रह रही हैं, तो उनकी सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी डिफेंस करते हैं। अगर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करें तो इसके अंतर्गत भारत का कुल जो मैंग्रोव कवर क्षेत्र है वह 4,992 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे तथ्यात्मक रूप से भी सवाल पूछ लिया जाता है। पिछली शताब्दी के दौरान भारत के मैंग्रोव कवर का 40% हिस्सा समाप्त हो गया है। तो ये आप देखें, यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, तो वह राज्य है केरल। अब यहाँ पर फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य की अगर हम बात करें तो इससे क्या आशय है, तो केरल में अगर हम बात करें तो केरल में जहां जहां पर भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध है, तो जहां पर भी बैंक मौजूद है, तो वहां पर वो सारे बैंक जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है। और ये किस कार्यक्रम के तहत कनेक्टेड है, तो इसे संक्षिप्त में NOFF यानी कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम के माध्यम से सभी गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है, जिससे कि बैंकों में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग का जो उद्देश्य था वो केरल के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। और यह देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर, जिसे हम कह सकते हैं कि फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है। अब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों PVTGS की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई, तो यह मिशन है प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन। PVTG के फुल फॉर्म की बात करें तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब इसकी अगर बात करें तो इसकी अवधारणा जो है वर्ष 1993 में धेबार कमीशन के द्वारा रखी गई थी, लेकिन इन्हें तब हम PTG कहते थे। PTG यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। लेकिन वर्ष 2006 में सरकार के द्वारा इसका नया नामकरण कर दिया गया और इसे PVTG के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो यहां पर इसकी बात ध्यान रखिए, ये कमीशन आप लोग ध्यान रखिएगा कि धेबार कमीशन, धेबार कमीशन, धेबार कमीशन ये किससे संबंधित है, PTV यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, PTG से संबंधित है। इसी का नामकरण वर्ष 2006 में फिर से सरकार के द्वारा PVTG में कर दिया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो PVTG के परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास प्राप्त हो सके, स्वच्छ जल व स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क व दूरसंचार कनेक्टिविटी एवं स्थायी आजीविका के अवसरों जैसे विभिन्न जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसे मुहैया कराना है, उसे प्रदान करना है, जिससे कि ये समाज की मुख्य धारा में आकर के भारत के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अब यहाँ पर देखें तो इसके अंतर्गत 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये जो भी PVTGs हैं ये निवास कर रहे हैं। अब इसके अंतर्गत देखें तो 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमजोर जनजाति समूहों को PVTGs नाम एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की थी। इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में हम बात करें तो 75 सूचीबद्ध PVTG में सबसे अधिक संख्या ओडिशा, यानी कि जो 75 सूचीबद्ध PVTG है उनमें से सबसे ज्यादा उड़ीसा में 13 वर्तमान में मौजूद है। PVTG के तहत वर्तमान में 75 जनजाति समूह शामिल है। इन 75 जनजाति समूहों में सबसे ज्यादा कहां पर है, ओडिशा में है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
आदिवासी आइकन बिरसा मुंडा की जयंती और तीसरे जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से 24,000 करोड़ रुपए की मिशन की शुरुआत की है। ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट बात है, ये यहाँ पर अपडेशन आपको मिलेगा। ये बिल्कुल अभी हाल की बात है और ये सारी जो ये घटनाक्रम है ये जनवरी और फरवरी की है। यहाँ पर ये आप सभी के लिए अपडेट कर दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई बचत योजना की शुरू की गई है। उस योजना का क्या नाम है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर एक चीज बहुत टेक्निकली आप समझिएगा कि इस बचत प्रमाण पत्र के अंतर्गत जो भी टैक्सेशन में लाभ मिलता था, जैसे कि बहुत सारी विभिन्न स्कीम्स होती हैं, LIC करा लीजिए, कोई भी पॉलिसी आपने ले रखी है, कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा, कोई बचत पत्र ले रखा है, तो टैक्सेशन में आपको इसका लाभ मिलता था। लेकिन इस योजना के अंतर्गत कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा, यानी कि कोई कर लाभ इसके अंतर्गत नहीं मिलेगा। और इसकी बात करें तो इस योजना के तहत जो जमा राशि है 2 वर्ष के लिए 7.5% निश्चित दर से आपको ब्याज दिया जाएगा और इसमें जो अधिकतम राशि आप जमा कर सकते हैं वह 2 लाख रुपए है। ये योजना 2 वर्ष की अवधि के लिए यानी मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी। शहरों और कस्बों से सेप्टिक टैंक की सफाई और सीवर की सफाई को यांत्रिकृत करने के लिए लागू की गई योजना है। यानी कि हम बात करें मुख्य रूप से जो कस्बे हैं, टाउन है और शहर है, सिटीज, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो वहां पर जो भी टैंक है, सेप्टिक टैंक है, उनकी सफाई और सीवर की सफाई को मैकेनाइज्ड तरीके यानी कि मशीनों के द्वारा किया जा सके, इसके लिए नमस्ते योजना की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है कि सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका मुहैया कराया जा सके और इसके लिए पहले चरण में 500 शहर चयनित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा ये नमस्ते योजना जो है कस्बों यानी टाउन और सिटीज से जुड़ी हुई है। जहां पर रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण या गांवों की बात करें इसके अंतर्गत इंक्लूडेड नहीं है, विलेजेस इंक्लूडेड नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि दिव्यांगों के लिए एक अलग से ही विभाग बना दिया गया है। कहां पर बनाया गया है? महाराष्ट्र में। और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेनाधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। अब यहां पर ये देखिए कि जो कैप्टन शिवा चौहान है ये दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो अभी तक किसी भी महिला को सियाचिन ग्लेशियर के जो ये सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है, किसी भी महिला की तैनाती यहाँ पर नहीं की गई थी। तो ऐसा कारनामा करने वाली वो पहली महिला है कैप्टन शिवा चौहान। अब सियाचिन की अगर हम बात करें तो सियाचिन जो है काराकोरम जो रेंज है, काराकोरम रेंज हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है वहीं पर स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सियाचिन जो ग्लेशियर है ये काराकोरम रेंज में ही स्थित है। अगला है विश्व के पहले ताड़ के पत्ते के पांडुलिपि संग्रहालय का निर्माण किस राज्य में किया गया? केरल में। विश्व का पहले ताड़ के पत्ते के पांडुलिपि का संग्रहालय है और इसके अंतर्गत देखिए केरल में कहां पर? तिरुवनंतपुरम में। दिसंबर 2022 में इसे स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में मुख्य रूप से त्रावणकोर साम्राज्य के विभिन्न विषयों से संबंधित दस्तावेजों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो कहां पर है ये? केरल में। केरल में किस स्थान पे? तिरुवनंतपुरम में। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से होने वाली रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक का क्या नाम है? तो इस बैठक का नाम है धारा। धारा का फुल फॉर्म अगर देखें तो ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर। ये वर्ष 2024 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित हुआ। ठीक है। अगला है पुर्तगालियों द्वारा नष्ट किए गए किस मंदिर का जीर्णोद्धार गोवा सरकार ने कराया है? तो सप्तकोटेश्वर मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित है। तो पुर्तगालियों द्वारा इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था जिससे गोवा सरकार के द्वारा जो है अभी हाल ही में इसका जीर्णोद्धार कराया गया है। गोवा विजय के पश्चात पुर्तगालियों के द्वारा इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। मंदिर का निर्माण की बात करें तो 12वीं शताब्दी के कदम्ब वंश के शासक शिवचित्त परमर्दी देव ने करवाया था। किसने करवाया था? कदम्ब वंश के शासक शिवचित्त परमर्दी देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और गोवा के नरवे गांव में स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ पर अगर देखें
तो मंदिर का जो एक मंडप है यह विशिष्ट एक यूरोपीय शैली में निर्मित है, ये इसकी मुख्य खास बात है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल कर दिया है, क्या कर दिया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो दरअसल इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात को देखें तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 1917 में बागवानी के निदेशक जो थे विलियम मस्ट्रो के सहयोग से सर एडविन लुटियंस द्वारा मुगल गार्डन की डिजाइन को अंतरिम रूप दिया गया था। अब चूंकि अगर बात करें तो ये जो गार्डन है या जो कह ले यह जो बागीचा है ये मुगलों द्वारा बनाया गया था और इसकी बनाने की एक अपनी एक शैली थी जिसे हम चार बाग शैली कहते हैं। कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पर आप देखें तो ऐसा होता है, तो अलग अलग तरह के यहाँ पर वृक्ष या पेड़ पौधे या सुगंधित फूल लगाए जाते हैं, तो चार तरह के होते हैं, इसीलिए चार बाग शैली से यह प्रभावित था। और इन्होंने ही इसकी डिजाइन करने के बाद इसका जो नामकरण अगर हम कहें तो इसी के बाद मुगल गार्डन पड़ गया। या वास्तुकला की शैली जैसे फारसी उद्यानों विशेष रूप से चार बाग शैली से प्रभावित होने के कारण मुगल गार्डन के नाम से प्रसिद्ध हो गया और इसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। कौन सा है, यायोत्सो झील। ये कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। तो 4820 मीटर की ऊंचाई पर यह झील स्थित है और पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में यह विख्यात है। यह भारत के काली गर्दन वाले क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है। कौन, काली गर्दन की जो भी क्रेन है उनके लिए उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक माना जाता है। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक हैं, कौन है, सलमान रुश्दी। इनका नाम काफी आप लोग देखेंगे तो चर्चा में बना रहा। अभी कुछ दिन पहले इनकी एक पुस्तक आई थी सेनेटिक वर्सेस, जिस जो कि काफी विवादों में रही, इसी वजह से सलमान रुश्दी का नाम भी काफी ज्यादा चर्चित रहा है। तो यह जो है विक्ट्री सिटी यह 14वीं शताब्दी की एक महाकाव्य कहानी से संबंधित है। इनकी अन्य पुस्तकें हम देखें तो मिडनाइट चिल्ड्रंस और सेनेटिक वर्सेस प्रमुख रूप से जानी जाती हैं या पब्लिक में बहुत ज्यादा फेमस है। अगला है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये फिजी में आयोजित किया गया और इस आयोजन का जो मुख्य विषय या थीम थी हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान। हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान जो है इसका मुख्य विशेष विषय था और इसके अंतर्गत 50 देशों के प्रतिनिधियों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडार पाए गए हैं, तो वह जिला है रियासी जिले में। लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसकी निर्भरता के लिए भारत अन्य देशों पर अभी तक निर्भर था। खाली लिथियम पे ही नहीं बल्कि कोबाल्ट और निकल के लिए भी भारत की निर्भरता जो है अन्य देशों के ऊपर बनी हुई है। चूंकि अब यहाँ पर रियासी जिले में जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है इसके भंडार पाए गए हैं तो इसकी निर्भरता अन्य देशों पर से अब भारत की कम हो जाएगी। लिथियम का अगर उपयोग की बात करें तो मुख्य रूप से बैटरी बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मोबाइल की जो बैटरी अगर हम देखें तो ज्यादातर लिथियम की बनी होती है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे ईवीज का चलन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें जो बैटरी लगेगी उसमें लिथियम से ही बनाई जाएगी, तो यहाँ पर भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला है, यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया है, नील मोहन को। और ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भारतीय नाम है। अगला है, सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह है, कौन सा है, बृहस्पति। अब यहाँ पर देखिए कि कभी कभी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल इन सब को जो है दे देता है कि सूर्य से जो दूरी है अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में या निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे निकट कौन है, सबसे दूर कौन है, या किसके बाद कौन है, इस तरह का सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ पर देखें तो मरकरी यानी कि बुध, शुक्र, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से इनका क्रम है सूर्य से दूरी के क्रम में। तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू को नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हैं और ये वहां के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। एशियन पैसिफिक कोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहां पर है, बैंकॉक, ये थाईलैंड में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, भारत जो है इसका वर्तमान में अध्यक्ष है और यहाँ इसके जो महासचिव हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह हैं। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ये इसके महासचिव हैं। इनका कार्यकाल जो है
4 वर्षों का है, 4 साल का। ये क्या है? महासचिव है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में है। फरवरी 2023 में किन देशों में भूकंप ने भारी तबाही मचाई? तो वह देश है तुर्की और सीरिया में। तो तुर्की और सीरिया की सीमा पर 7.8 की तीव्रता के भूकंप के झटके अनुभव किए गए, जिसमें भारी जनहानि की हुई है। और इसको अगर बात करें, यह भूकंप जो है स्ट्राइक स्लिप क्वेक था, यानी कि अपेक्षाकृत कम गहराई पर उत्पन्न होने वाला यह भूकंप था। और यह शताब्दी का सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा हानि देखने को मिली है। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग है। तो भारत की रैंकिंग जो है 21 है। बात करें तो भारत की जो पासपोर्ट है 57 देशों में इस तरह से है कि वहां पर वीजा की जरूरत नहीं होती है। और अगर वैश्विक स्तर पर हम बात करें कि वह कौन सा देश है जिसका पासपोर्ट जो है सबसे स्ट्रांग है, तो वह है सिंगापुर। पहले स्थान पर सिंगापुर है। उसके बाद अगर हम देखें तो जर्मनी, इटली और स्पेन इस सूची में दूसरे स्थान पर है संयुक्त रूप से। वही ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन के साथ जापान भी यहाँ पर आप देखें तो इसके बाद के क्रम में शामिल है। अब इस इंडेक्स की अगर बात करें तो लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, महत्वपूर्ण है आपके लिए ये तथ्य। आगे चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत किस पौधे को सूचीबद्ध किया गया है? तो नील कुरिंजी, इसका अगर हम वानस्पतिक नाम बात करें या साइंटिफिक नाम बात करें तो स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना इसका साइंटिफिक या वनस्पतिक नेम है। और इसको जो है अभी वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम की जो अनुसूची 3 है उसके तहत इसे सूचीबद्ध किया गया। इनमें विभिन्न प्रकार की सूचियां हैं। अगर देखें तो अनुसूची 1 और जो 2 है यह पशुओं से संबंधित है, वहीं 3 जो है संरक्षित पौधों की प्रजातियों के लिए है। और जो यहाँ पर देखें जो चौथी है ये साइट्स के तहत सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए। अब साइट्स क्या है? साइट्स की अगर हम बात करें तो इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा साइट्स की बात करें तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि जो जंगली प्रजाति की पौधे और जीव हैं उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके व्यापार को संरक्षित करना, यानी उन्हें सुरक्षा प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो अनुसूची 4 जो है उसके इसके साइट्स के अंतर्गत जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, विशेष रूप से जो कह ले कि खतरे वाली जीव है और जो पेड़ पौधे हैं उनको इसके अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है। तो पौधों को उखाड़ने या नष्ट करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की कैद भी किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत यह प्रावधान है। इसके अलावा भारत में नीलकुरिंजी की 40 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह जो बात है, यह जो फैक्ट है 25,000 रुपए का जुर्माना, यह नीलकुरिंजी के संदर्भ में है। यह 12 वर्ष में एक बार ही खिलता है। और इसका नाम जो रखा गया नीलकुरिंजी, वो क्यों रखा गया है? तो नीलगिरी पर्वत के नाम पर ही इन्हीं नीलकुरिंजी फूलों को आच्छादित होने के कारण इनका नाम पड़ गया है। नीलगिरी पर्वत पर ये उगते हैं मुख्य रूप से और 12 साल में एक बार उगते हैं। तो इसलिए नीलगिरी पर्वत के नाम पर इनका नाम नीलकुरिंजी रख दिया गया। अगला है वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया किसने? विश्व बैंक ने। किसके लिए किया है? राइनो के लिए। राइनो की अगर हम बात करें तो इसे IUCN के द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण हेतु दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। इस बॉन्ड को जारी किया गया है। इस बॉन्ड के तहत 5 वर्ष बाद ब्लैक राइनो की आबादी बढ़ने पर निवेशकों को रिटर्न दिया जाएगा, यानी मुनाफा दिया जाएगा। यह बॉन्ड दक्षिण अफ्रीका में 2 संरक्षित क्षेत्रों में ब्लैक राइनो की आबादी को बचाने और बढ़ाने में योगदान देगा। कौन कौन से हैं? तो पहला है इंडो एलिफेंट नेशनल पार्क और दूसरा जो है ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व। और ब्लैक राइनो इस कहां कहां पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो केनिया, तंजानिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे सहित पूरे दक्षिणी तथा पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। आगे देख चलते हैं। बाफ्टा पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म से सम्मानित किया गया? बाफ्टा पुरस्कार को ऑस्कर पुरस्कारों के समकक्ष ही समझा जाता है और यह वर्ष में एक बार दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसके अंतर्गत बेस्ट फिल्म जो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को बाफ्टा के अंतर्गत बेस्ट फिल्म
से सम्मानित किया गया है। इस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी शामिल है। तो इसकी बात करें किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा द्वारा यह वार्षिक पुरस्कार दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। ग्रैमी अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया, तो वो है रिकी केज। ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो ये म्यूजिक की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। इसके अंतर्गत बेस्ट इमर्सिव ऑडियो की अगर बात करें तो डिवाइन टाइट्स के लिए दिया गया पुरस्कार। वहीं बेस्ट म्यूजिक वीडियो की बात करें तो ऑल टू वेल द शॉर्ट फिल्म के लिए टेलर स्विफ्ट को दिया गया है यह पुरस्कार। आगे देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच का 53वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये स्थान है दावोस, ये स्विट्जरलैंड में स्थित। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो जिनेवा में है। अब इस सम्मेलन में मुख्य रूप से जलवायु, युद्ध और आर्थिक मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। युद्धों के अंदर बात करें तो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से चर्चा का विषय बना रहा। और इस सम्मेलन की जो थीम थी या विषय थी, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यानी विभाजित दुनिया में सहयोग, इसका मुख्य विषय था। इसके अंतर्गत विश्व बात करें तो स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था, यह मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो ये एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। आगे देखते हैं, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया कहां पर, इंदौर में। अब प्रवासी दिवस की बात करें तो इसे क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से वापस आए थे, तो इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो 17वां प्रवासी दिवस इंदौर में मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि जो थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। और इसका विषय यानी कि जो 17वां प्रवासी दिवस है, इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वह था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। तो 1915 में इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कौन सा दिन, 9 जनवरी। आगे चलते हैं, किस देश में बिना सिर वाले प्राचीन मगरमच्छों की ममी मिली है, तो वह देश है मिस्र, स्थान है कुब्बत अल हवा। तो नील नदी के पश्चिमी तट पर कुब्बत अल हवा स्थित है, यहीं पर ममी मिले हैं। तो ममी के सिर मरने और सूख जाने के बाद इसे काट दिया गया, यानी उसके सर को काट दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, तो इसके पीछे एक मुख्य कारण है, वो है कि मिस्र के देवता सोबेक से जुड़ाव और उन्हें प्रसन्न करने के लिए इसे काटा गया था। क्योंकि अगर बात करें तो ऐसी परिकल्पना की जाती है या उन्हें इस तरह से चित्रित किया जाता है कि सोबेक को मगरमच्छ के सिर वाले इंसान के रूप में चित्रित किया गया है, या इनकी परिकल्पना की जाती है। आगे है, भारत और फ्रांस के बीच होने वाले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम है, क्या नाम है, वरुण। इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो इसके 21वें संस्करण का आयोजन जो है जनवरी 23 में पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया गया। और इसकी शुरुआत वर्ष 1993 में की गई थी और वर्ष 2001 में इसका नाम दिया गया वरुण। किसके किसके बीच है, भारत और फ्रांस के बीच। अभ्यास तर्कस किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ये तमिलनाडु में किया गया था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स एसओएफ द्वारा चेन्नई में, तमिलनाडु में चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। ये इसका 6ठा संस्करण था। इस अभ्यास में पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंक प्रक्रिया को शामिल किया गया, यानी कि कोई भी केमिकल के माध्यम से कोई अटैक हो, या फिर कोई जैविक बायोलॉजिकल वेपन के द्वारा, या रेडियोलॉजिकल या परमाणु के माध्यम से कोई भी अगर अटैक होता है तो उससे हम कैसे अपना बचाव करेंगे, इसमें इसका अभ्यास किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में रासायनिक और जैविक हमलों को अभ्यास का हिस्सा बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, आतंकवादी हमलों को बेअसर करना, बंधकों को सुरक्षित छुड़ाना और आतंकवादियों द्वारा ले जाए जा रहे रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करना है। अगला है, हॉकी विश्व कप का खिताब जीता किसने, जर्मनी ने जीता। किसको हरा करके, बेल्जियम को। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, भुवनेश्वर में किया गया था। भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर उड़ीसा में फाइनल मुकाबले का आयोजन किया गया जर्मनी और बेल्जियम के मध्य। तो जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके यह खिताब जीत लिया है। आगे चलते हैं, 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया किसके द्वारा, उड़ीसा की बाली यात्रा में। अब बाली यात्रा क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह उड़ीसा के पूरे प्राचीन और समृद्ध इतिहास को याद करने वाला एक प्रमुख त्योहार है, जो कि कटक में शुरू होता है। और कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होते हैं और यह पूरा का पूरा कार्यक्रम 1 हफ्ते तक
चलता है। दरअसल इसकी बात करें तो यह उस दिन की स्मृति में मनाया जाता है जब प्राचीन काल में उड़ीसा के नाविक बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और श्रीलंका आदि सुदूर प्रदेशों में यात्रा करने के लिए निकलते थे, प्रस्थान करते थे। तो इसीलिए इस त्योहार यानी बाली यात्रा को मनाया जाता है। यह 1 हफ्ते तक चलने वाला कार्यक्रम है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन से इसकी शुरुआत होती है। अगला है भारत के पहले स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड का नाम है तो फर्स्ट सैप। ये किसके द्वारा जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम है तो डोनी पोलो एयरपोर्ट। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का क्या क्या मतलब होता है? तो जो आबादी का स्थान है वहां से थोड़ा दूर होता है, शहर से थोड़ा दूर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी एनर्जी इस्तेमाल की जाती है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। यह पूरा का पूरा हवाई अड्डा जो है इको फ्रेंडली होता है, तो इसे हम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की संज्ञा देते हैं। आगे है भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है, कौन सा है? कल्याणी फिरेस्टा। और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो स्टील कंपनी कल्याणी समूह के द्वारा की गई है। तमिलनाडु सरकार द्वारा राजकीय पशु तहर के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई? तो नीलगिरी तहर परियोजना। यह ऐसी परियोजना है जो कि तमिलनाडु के राजकीय पशु के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत आप यहाँ पर चित्र देखें तो इनके संरक्षण और इनकी जो वृद्धि है, जनसंख्या है, उनमें बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान भी शामिल है। अब भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया कहाँ पर? मेघालय में। तो ड्रोन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर सुदूर जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर आसानी से या फिर वो कह लें कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप नहीं, तो उन स्थानों पर जानवरों को दवाई पहुंचाने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन स्टेशन के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया कहां पर? हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में। और ये कितनी ऊंचाई पर है? 15,256 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फटाफट हमने टू द पॉइंट बात की है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन कर सके, कम समय में कर सके। आई होप ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है आपको महत्वपूर्ण लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी सीरीज़ पसंद आती है तो लाइक करिए और दृष्टि PCS को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।